नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। ब्रिटेन यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री की शीर्ष कंपनियों के सीईओ से मुलाकात। मेक इन इंडिया के लिए दिया निवेश का न्योता। ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन में 3 अरब पाउंड से ज्यादा का करार। वरिष्ठ नेताओं पर कार्रवाई से बीजेपी का इनकार। वेंकैया नायडू ने कहा, सलाह को गंभीरता से ले रही है पार्टी। सरकार बनाने के लिए कल महागठबंधन की बैठक। कर्नाटक बंद का मिला जुला असर। स्कूल कॉलेज बंद, बाजारों में सन्नाटा। सरकार ने बीजेपी पर लगाया कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप। तमिलनाडु में भारी बारिश से तबाही। अब तक 55 की मौत, हजारों बेघर। रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित। अगले 5 दिन तक बारिश की चेतावनी। म्यांमार में आंग सान सू की ऐतिहासिक जीत। 348 सीटें जीत। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को 2/3 बहुमत। बान की मून और ओबामा ने दी बधाई। और बात पहली खबर की। ब्रिटेन यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक संबंधों में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश कंपनियों से मेक इन इंडिया में साझेदार बनने का न्योता दिया। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैमरन ने कहा कि दोनों देश आर्थिक संबंधों को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ओर से आयोजित भोज में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन यात्रा के दूसरे दिन लंदन में बड़ी ब्रिटिश कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। इसमें रॉल्स रॉयस और वोडाफोन जैसी कंपनियों के सीईओ मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया में साझेदार बनने, रेलवे और रक्षा समेत दूसरे क्षेत्रों में निवेश करने का न्योता दिया और इस ओर भारत की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। अगर यूके के लोग भारत से जुड़ते हैं या भारत के यूके से जुड़ते हैं, बड़ी सहजता महसूस होती है। दोपहर में प्रधानमंत्री ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ओर से दिए गए दोपहर भोज में शामिल हुए। इस दौरान उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोरदार स्वागत के बीच विरोध के सुर भी दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को लंदन में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें नेपाली, सिख और तमिल लोग शामिल थे जो असहनशीलता के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जता रहे थे। इससे पहले गुरुवार को यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की मुलाकात और प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच करीब 9 अरब पाउंड के समझौते हुए हैं। Outcome of the discussions was the desire on both sides to collaborate in leveraging the City of London as a global financial hub for raising infrastructure financing for India's ambitious infrastructure projects. A total of 5 outcome documents and 11 MOUs were finalized today. दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत वोडाफोन भारत में 1.3 अरब पाउंड का निवेश करेगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लाइट सोर्स अगले 5 साल में 2 अरब पाउंड का निवेश करेगी। वहीं इंटेलिजेंट एनर्जी भारत में 1.2 अरब पाउंड का निवेश करेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल्स फाउंडेशन ट्रस्ट और इंडो यूके हेल्थ केयर चंडीगढ़ में एक अस्पताल खोलेंगे और चिकित्सा क्षेत्र में सौदा 1 अरब पाउंड का होगा। इंडिया बुल्स ब्रिटिश स्टार्टअप बैंक ओकनार्थ में 6.6 करोड़ पाउंड का निवेश करेगी। येस बैंक और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक करार पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा असैन्य परमाणु करार पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद से दोनों देश मिलकर निपटेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। अरफा खानम शेरवानी, राज्यसभा टीवी, लंदन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे दिन के दौरे और वहां की हलचल पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत आर एस काला साहब मौजूद हैं।
आर.एस. खाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं दूसरे दिन की अगर बड़ी चीजों पर कहूं तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन 9 अरब पाउंड के समझौते जो एक बड़ी खबर दिख रही है, किस तरीके से आप देखते हैं और जिनमें तमाम बातें शामिल की गई हैं कि जो अलग अलग सेक्टर शामिल किए हैं, आपकी नजर में कितनी महत्वपूर्ण है वो? देखिए, जो भारत और ब्रिटेन के संबंध हैं, जो आर्थिक संबंध हैं, वो बहुत ही पुराने हैं। आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी तो उसी तो शुरुआत हुई थी जब ब्रिटेन इंडिया में आए थे। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो भारत को ब्रिटिश क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी है अभी भी वो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है। खास करके अगर आप देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज और दूसरे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे हम स्मार्ट सिटी सेटअप करने चाहते हैं, डिजिटल इंडिया सेटअप करना चाहते हैं, तो इनमें ब्रिटेन की जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। और आपको ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, एक ब्रिटिश कंपनी जो है वोडाफोन है, वो काफी सारी उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंडिया में की हुई है, और लेकिन थोड़े से उनके जो टैक्स प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो उनका हिस्सा है टेलीकॉम सेक्टर में काफी मैं समझता हूं इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप देखे जाए तो जो आर्थिक संबंध हैं हमारे दो देशों में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात मैं आपसे, आपके दर्शकों से बताना चाहता हूं कि जो लंदन है वो उसको वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर माना जाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है सारी हमारे क्या कहते हैं वर्ल्ड में, वो सभी उनका किसी ना किसी का एक हिस्सा है लंदन फाइनेंशियल सेंटर में। अगर हमने अपने भी फाइनेंशियल सेंटर डेवलप करने हैं, जैसे मुंबई में पहले सोच थी कि इसको भी हमें वर्ल्ड का एक हिस्सा बनाना चाहिए, फाइनेंशियल सेक्टर बनाना चाहिए, तो इसमें ब्रिटेन की हमें मदद की जरूरत पड़ेगी। और अगर हमें वो मदद कर दें तो मुंबई भी वैसे ही एक फाइनेंशियल सेंटर बन सकता है। जी। तीसरी बात है, जैसे आपको मैं एक और बात याद दिला दूं, जैसे अभी अभी हमने रेलवे रुपी बॉन्ड भी इश्यू किया है, और ये भी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सबसे उसकी पहल की है। तो आप इससे समझ जाएंगे कि जो फाइनेंशियल सेंटर है लंदन, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जैसे जो बड़ी खबर यही है कि यूएनएससी में दावेदारी को लेकर समर्थन की बात हो रही है, असैन्य परमाणु समझौते पर दस्तखत हुए हैं, और मेक इन इंडिया को लेकर जो कि मैं कहूं कि ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री महोदय का है, उसको लेकर भी उन्होंने निवेशकों से, क्योंकि तीसरा शायद देश है इस वक्त ब्रिटेन जहां से सबसे ज्यादा निवेश भारत में इस वक्त हो रहा है। जी, ये भी बात बिल्कुल सही जो आपने कही, बात बिल्कुल सही है। और आने वाले समय में ब्रिटेन और भी इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि वो उन्होंने असेसमेंट कर ली होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री रवाना होने से पहले उन्होंने काफी सारे एफडीआई की जो रिलैक्सेशन है वो भी अनाउंस की थी। और प्रधानमंत्री जरूर इतना जोर दे रहे हैं कि जैसे मेक इन इंडिया में ईज ऑफ बिजनेस जिसको कहते हैं, वो भी उसके ऊपर बहुत ही मतलब जोर से काम कर रहे हैं। तो ये भी ब्रिटेन के जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या ब्रिटिश की जो सरकार है, उन्होंने असेसमेंट कर ली होगी कि ये एक सेंटर है जहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी ये तकरीबन सुरक्षित रहेगी। इसको कोई मतलब कोई इसका कोई खतरनाक कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है सबसे पहले चीज वो देखते हैं कि ये सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, बिल्कुल। और दूसरी वो देखते हैं कि ईज ऑफ बिजनेस क्या है, हम आने जाने में कोई रुकावट तो नहीं है। और जैसे प्रधानमंत्री ने पहले भी ऐलान कर दिया था कि हमने वीजा देने का शुरुआत कर दी है, इसमें काफी सारी मतलब बहुत ही अच्छी स्टेप्स ली हैं ताकि ईज ऑफ बिजनेस करने में सफलता मिल जाए, और जो ब्रिटिश इन्वेस्टर है वो भारत को देखकर अपना जैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो उसको समझ के देख के और भारत की तरफ आना शुरू करें। ये हमारा मकसद है। जी, काफी सवाल की कमी है ऐसा कि जिस तरीके से निवेश को लेकर प्रधानमंत्री महोदय का फोकस है, और ब्रिटेन की कंपनियों को लेकर कहा जाता है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं,
और जो एटमॉस्फेयर को लेकर, जिसके आपने जिक्र किया, ईज ऑफ बिजनेस को लेकर जो प्रोसेस होता है इस वक्त जो माहौल है उसके लिहाज से कितना ज्यादा उम्मीद आप कर रहे हैं इस दौरे से? देखिए, बात यह है कि इन्वेस्टमेंट तो प्रधानमंत्री तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहां पर अपने देश में भी बहुत सारा काम करना है, क्योंकि जैसे कोई एग्रीमेंट हम कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो इंप्लीमेंटेशन होती है वो तो यहां पर अपने भारत में आके करनी पड़ती है। और अब अगर आप देखें जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो रिकॉर्ड है वो इतना तो खास अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी अब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है, अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के आंकड़े देखें तो तकरीबन कोई 10-15% से ज्यादा नहीं है ऑन एनुअल बेसिस में। तो इसको हमें काफी सारा इंप्रूव करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं आप कहना है कि जो भी एग्रीमेंट करनी है उसकी इंप्लीमेंटेशन यहां पर आके वेरियस मिनिस्ट्रीज में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कॉमर्स मिनिस्ट्री में और जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसको काफी सारा हमें आके काम करना पड़ेगा। जी। तो मैं समझता हूं कि जो आपने बात की संक्षेप में समझ गया, शायद जिस तरीके से स्पीड अप है, जो प्रोसेस है उसको बढ़ाना होगा, तमाम मिनिस्ट्रीज से जो क्लियरेंस की बात होती है उसको और स्पीड अप करना होगा। वक्त की कमी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन के वेम्बले स्टेडियम में आज भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में करीब 60,000 से ज्यादा भारतीयों से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के विकास में उनकी भूमिका की तारीफ की, साथ ही भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में उनका सहयोग मांगा। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा को लेकर वहां रहने वाले भारतीय लोगों में खासा उत्साह है। भारत सामर्थ्यवान है। 125 करोड़ देशवासी $250 करोड़ भुजाएं और वो देश जिसमें 800 मिलियन 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो। भारत जवानी से लबालब भरा हुआ देश है। और जिस देश के पास इतने युवा हो, वो देश अब पीछे नहीं रह सकता। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। Still remember, बहुत ही एम्बैरेसिंग था मेरे लिए वो सब कुछ, एंड नर्वस भी बहुत थी। पता नहीं मैंने कैसे किया। कैसी बातें मत किया करो, जैसे कि तुमने मेरे बाप के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। तो बताने को है ही क्या? उन्होंने तुम्हारी माँ से शादी की और शादी के 2 साल बाद वो कार एक्सीडेंट में मर गए। अंधेरे हॉल में बैठकर जब आप लाइटिंग होते हुए देखते हैं ना, स्पॉटलाइट्स एंगल हो रही हैं, एक अजीब सी मिस्टीरियस फीलिंग पैदा हो जाती है दिल में। नमस्कार, मैं हूं सुरेखा सीकरी। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार में हार के बाद पार्टी नेतृत्व की सार्वजनिक आलोचना करने वाले वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की खबर का बीजेपी ने खंडन किया है। मोदी सरकार के 2 मंत्रियों ने इस बारे में सफाई पेश की। उनका कहना है कि पार्टी वरिष्ठ नेताओं की आलोचना को गंभीरता से लेती है। वेंकैया नायडू ने कहा कि बेहतर होता अगर ये नेता पार्टी फोरम पर अपनी बात रखते। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने अपनी सफाई में एक बयान जारी किया है। उनका कहना है कि बिहार में पार्टी की हार पर सार्वजनिक आलोचना करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की खबरें गलत हैं। उन्होंने कभी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को ऐसी सलाह नहीं दी। दूसरी तरफ मोदी सरकार में एक और मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने भी कहा कि पार्टी इन वरिष्ठ नेताओं की सलाह को
गंभीरता से ले रही है। We will take note of these views and concerns and discuss with all the concerned. The parliamentary board has already decided to take up with all the concerned. हालांकि बीजेपी के बुजुर्ग नेताओं के बयान पर वेंकैया नायडू ने कहा कि बेहतर होता कि वे पार्टी फोरम पर ही बात रखते। Some of our senior leaders have raised certain issues. It would have been better if these issues were raised in party forums rather than public. लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार और यशवंत सिन्हा ने बिहार चुनाव में पार्टी की हार के बाद एक लिखित बयान में नेतृत्व की कड़ी आलोचना की थी। बीजेपी में चल रही बयानबाजी पर विपक्ष अब चुटकी ले रहा है। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा जी and all these people, probably the senior most in the BJP, instead of getting respect, they are humiliated. Not only that, there was no internal discussion. It was only a decision taken by 3 people and forced on the party. So at the end of the day, they came out with a statement which everybody thinks 100% right. एक समय पार्टी के विचारक रहे और पार्टी से निकाल दिए गए नेता गोविंदाचार्य भी बीजेपी नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं में संवाद की कमी बता रहे हैं। इसमें किसी का आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है कि भैया पार्टी में संवाद और विश्वास की कमी है आपस की। बीजेपी की हार पर बिहार राज्य के कई सांसदों और नेताओं ने पार्टी नेतृत्व की आलोचना की है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। बिहार में सरकार गठन की तैयारियां चल रही हैं और इसके बाद में आज पटना में आरजेडी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने हिस्सा लिया और बिहार विधानसभा में आरजेडी को 80 सीटें हासिल हुई हैं। बैठक में आम सहमति से नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता माना गया और इसके लिए विधायकों ने प्रस्ताव पास किया। साथ ही पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आरजेडी विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत कर दिया गया। कल पटना में महागठबंधन के सभी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें नीतीश को नेता चुनने की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। सर्वसम्मति से कि राष्ट्रीय जनता दल का नेता का चुनाव विधानमंडल में, विधायक दल में, इसका चुनाव के लिए मुझे लोगों ने अधिकृत कर दिया, नामित करने के लिए। महागठबंधन के संयुक्त विधानमंडल दल के नेता पद के लिए नीतीश कुमार के नाम की संस्तुति की गई है, अनुशंसा हम लोगों ने किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने महबूबा मुफ्ती को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने के संकेत दिए हैं। सईद ने कहा कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का मुख्यमंत्री बनना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होगा, लेकिन इस बारे में कोई भी फैसला पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं के बीच बैठक होने के बाद ही इस पर कोई आखिरी फैसला लिया जाएगा। जम्मू में मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से सुलह उनका सपना है। सईद ने कहा कि वो इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। हालांकि उन्होंने इस मसले पर प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने से इनकार किया। एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो भी है, पाकिस्तान के साथ रिकंसिलेशन, मैं ये कहूंगा जो मेरा एजेंडा फॉर अलायंस है, रिकंसिलेशन इन पाकिस्तान इज देयर, बट मुझे पूरी इसमें उम्मीद है। प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ आप अभी नहीं कहलवाइए, आई शुड से दिस, इज नॉट अंडर एनी प्रेशर टू से दैट। कोशिश रहेगी, आई विल नॉट गिव अप माई एफर्ट टू परस्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज टू हैव रिकंसिलेशन विद पाकिस्तान, दैट विल बी माई ड्रीम। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ओआरओपी की मांग पर पदक लौटाने को देश का अपमान बताया है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज जंतर मंतर पर जाकर ओआरओपी के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों की मांग का समर्थन किया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के प्रावधानों को लागू करके बीजेपी ने पूर्व सैनिकों से किया वादा पूरा किया है। रक्षा मंत्री ने ओआरओपी के बारे में अधिसूचना जारी होने के बाद भी पूर्व सैनिकों के विरोध को गलत करार दिया। Medals is a recognition by the nation of the sacrifice done by the armed forces, and that to an individual. Burning them, returning them is an insult of the nation and insult of the defense force itself.
I don't appreciate it. इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ओआरओपी मसले पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों की मांग के समर्थन में उतर आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को पूरी तरह लागू नहीं किया है। जो इनकी ओरिजिनल डिमांड्स थी वन रैंक वन पेंशन की, वो नहीं मानी गई हैं। मेरा ये कहना है कि ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग भीख नहीं मांग रहे इस देश से, ये लोग अपना हक मांग रहे हैं। ये लोग देश के लिए जान न्यौछावर करते हैं। पूर्व सैनिकों ने ओआरओपी से जुड़ी सभी मांगे नहीं माने जाने तक विरोध जारी रखने का ऐलान किया है। इससे जो सर्विंग फौजी है उसके मनोबल के ऊपर जो असर पड़ेगा, देश की सिक्योरिटी पे जो असर पड़ेगा, उसकी जिम्मेदार सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगी। सरकार ने बीते शनिवार को देश के 24 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों और 6 लाख शहीदों की पत्नियों के लिए ओआरओपी योजना औपचारिक रूप से अधिसूचित की थी। सैनिकों ने इसके कई प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए विरोध जारी रखने का फैसला किया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कर्नाटक में टीपू सुल्तान के नाम पर उठा विवाद थमता नहीं दिख रहा। विश्व हिंदू परिषद का आज कर्नाटक बंद का मिलाजुला असर रहा। कई जिलों में व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे। वहीं इस विवाद पर सियासी बयानबाजियां तेज हैं। बीजेपी ने जहां मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई, वहीं राज्य सरकार ने बीजेपी और उसके सहयोगियों पर राज्य की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। बेंगलुरु, मंगलुरु और हैदराबाद में शुक्रवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद के कर्नाटक बंद का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई पड़ा। ज्यादातर व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। वहीं सड़कों पर वाहन भी नदारद दिखे। बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रदर्शनकारियों की मांग मामले की न्यायिक जांच के अलावा मृतकों के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की है। न्यायिक जांच हो मड़केरी की घटना की और मृतकों के परिवार के लिए कम से कम 25 लाख की परिहार दे और उसके साथ साथ जो कल्प्रिट है, इस अपराध किए हैं, अपराधियों को पकड़ा दिया जाए। राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग दोहराई है। Things going out of control of the government and even the police people are pressurized to just support the views of the government instead of taking a legal way to resolve the problems. इधर राज्य सरकार ने बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया है। But why did the BJP leaders, BJP MLAs, went there? See, this was a government program. We appealed to them to cooperate and celebrate this program, Tipu Sultan's. If they could not attend, fine. They could have restrained from it. टीपू सुल्तान पर बढ़ते विवादों के बीच ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गिरीश कर्नाड और बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली थी। वहीं पूरे विवाद में गुरुवार को टीपू सुल्तान के वंशज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने की मांग की है। कर्नाटक सरकार ने 10 नवंबर को 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान की जयंती समारोह का आयोजन किया था। इसका बीजेपी ने बहिष्कार किया था। साथ ही विश्व हिंदू परिषद और दूसरे कुछ संगठनों ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन भी किए थे। इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उत्तर पूर्वी मानसून के सक्रिय होने से राज्य के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश हुई। अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी है। रेल और सड़क यातायात के साथ हवाई उड़ानों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। मौसम विभाग ने भी अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ये तस्वीरें हैं चेन्नई की। तमिलनाडु में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राज्य में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। बीती रात से 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में कुड्डलोर समेत उत्तरी जिलों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय है। 27 लोगों की मौत कुड्डलोर जिले में हुई है। As far as forecast for next 24 hours is concerned, it is likely to rain at most places in Tamil Nadu and Puducherry. As far as the heavy rainfall is concerned, 5 districts, namely Tiruvallur, Vellore, Tirunelveli, Kanchipuram, Chennai will have heavy to very heavy rainfall in 1 or 2 places. Rest of the districts, heavy rainfall in 1 or 2 places. As far as Chennai city is concerned, continuous spells, heavy at times. लगातार बारिश से कई हिस्सों में
रेल और सड़क यातायात बाधित हो गया है। सेंट थॉमस और वेलाचेरी समेत दक्षिण चेन्नई के कई हिस्सों में जल भराव है। रेलवे पुल पानी में डूब गए हैं। चेन्नई, वेल्लोर, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम समेत उत्तरी जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। நிறைய மழை இதுவரும் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி மழை நாங்க பார்த்தது. அதோட இப்பதான் பெஞ்சிருக்கு. நிறைய ஏரி, சபர்மதி ஏரி, முட்டாத்தி ஏரி எல்லாம் உடைச்சிட்டு தண்ணி நிறைய எதிர்பார்க்காத அளவு தண்ணி. இல்ல ஒரு 7 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி மூழ்கிறதுக்கு இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். 15 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அதிகமா மழை பெஞ்சு இந்த மாதிரி வந்து. 7 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சேதம்லாம் விவசாய சேதம் நிறைய நடந்துச்சு. भारी बारिश से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। हजारों लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। तिरुवल्लूर और कांचीपुरम की कई झीलों में बड़ी मात्रा में जल आ गया है। मुख्यमंत्री जयललिता ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। राज्य में कुड्लोर सहित उत्तरी जिलों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने बारिश से जुड़ी घटनाओं में मारे गए 36 लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। म्यांमार में आंग सान सूची की लोकतंत्र समर्थक पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अब तक 80% सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और इस जीत के साथ ही सेना से सत्ता हस्तांतरण कर सरकार बनाने का रास्ता भी अब साफ हो गया है। 5 दशक तक सेना के कब्जे में रहा म्यांमार बड़े बदलाव के लिए तैयार है। देश में हुए संसदीय चुनाव में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। इस जीत को लोकतंत्र बहाली की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आंग सान सूची को मिली जीत का जश्न मनाने में लोग भी पीछे नहीं हैं। पार्टी ने सरकार बनाने और राष्ट्रपति चुनने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। चुनाव में 80% से ज्यादा सीटें आंग सान सूची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को हासिल हुई हैं। अब तक घोषित नतीजों में पार्टी ने 348 संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि अब भी कई सीटों पर नतीजों का इंतजार है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को मिली जीत का विश्व समुदाय ने भी स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इस जीत पर जहां सूची को बधाई दी है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी आंग सान सूची से बात कर उन्हें शानदार जीत पर बधाई दी। इधर पड़ोसी देश चीन ने भी आंग सान सूची की शानदार जीत का स्वागत किया है। 缅甸的大选已经顺利的结束了。昨天缅甸外长也告诉我，这个选举很平稳、很顺利。作为缅甸的友好的邻邦，中方我们感到欣慰，也对此表示欢迎。 संसद की 25% सीटें सेना के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में सूची की जीत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। नतीजों के बाद देश में 25 साल से चल रहा सैन्य शासन खत्म होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया जनवरी के बाद ही शुरू की जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।